नमस्कार, मी शिवाजी काळे. आजच्या इंडिया नामा कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आजचा इंडिया नामाचा कार्यक्रम आपण दिल्लीत नाही तर पृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जम्मू काश्मीरमधील मिनी स्वित्झर्लंड इथल्या पहलगाममध्ये करत आहोत. पहलगाममध्ये तुम्हाला माहिती आहे, नुकताच दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर जगभरामध्ये निषेध व्यक्त केला जात आहे. या हत्याकांडानंतर देशभर संतापही व्यक्त करण्यात आला. उद्वेग आहे. देशामध्ये दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून गोळ्या घातल्या, हिंदूंना टार्गेट केलं, हे टार्गेट किलिंग असल्याचा मेसेज जगभरात गेला आहे. देशात त्यावरून पुन्हा धर्म आणि दहशतवादाची चर्चा सुरू झाली आहे. आज आपण दहशतवाद्यांचा यामागचा नक्की उद्देश काय होता याबाबत बोलणार आहोत. हिंदू मुस्लिम सलोख्याच्या काश्मीरबाबत अनेकदा चर्चा होते. या संकटाच्या काळात इथे आलेल्या पर्यटकांशी जेव्हा मी संवाद साधला, त्यांच्यामधून आम्हाला काय जाणवलं त्या सगळ्यांबाबत आज आपण जाणून घेणार आहोत. आज आपण जाणून घेणार आहोत भारतातल्या काश्मीरमधल्या काश्मीरियतबाबत. गोष्ट काश्मीरियतची. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटन वाढलं असं सांगण्यात आलं. मात्र खरंच पर्यटन वाढलं का? कलम 370 हटवण्याचे या ठिकाणी नक्की काय परिणाम झाले? पहलगाम हल्ल्यानंतर देशामध्ये हिंदू मुस्लिम अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र पहलगाममध्ये हिंदू मुस्लिम या संदर्भात चर्चा आहे का? त्याचबरोबर पहलगाम हल्ला नक्की का झाला या मुळाशी आपण जाणून घेणार आहोत. इथल्या लोकांना नक्की काय वाटतंय? पहलगाममध्ये हल्ला झाल्यानंतर आता प्रश्न येतो, या ठिकाणी कलम 370 हटल्यानंतर काय घडलं आणि कशा पद्धतीने पर्यटकांची संख्या वाढली या संदर्भात आपण बातचीत करणार आहोत. माझ्यासोबत अब्राहम आहेत, ते ट्रान्सपोर्टचं या ठिकाणी काम करतात आणि त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. कशा पद्धतीने पर्यटन वाढलं कलम 370 नंतर आणि त्याचा परिणाम पुढे कशा पद्धतीने इथल्या रोजगारावरती झाला, इथे कशा पद्धतीने समृद्धी आली, हे त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत. अब्राहम भाई, सबसे पहले मुझे बताइए, आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली? देखिए, जब आर्टिकल 370 यहाँ पे हट गया तो उसके बाद यहाँ पे टूरिज़्म का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो गया. पहले भी बहुत फ़्लो था, पहले भी आर्टिकल से पहले भी बहुत ज़्यादा फ़्लो था, लेकिन आर्टिकल हटने के बाद लोगों ने, बाहर के लोगों ने, जो भी महाराष्ट्र, मुंबई, जहाँ भी लोग रहते हैं, पूरे इंडिया में बोलूँगा, तो लोगों ने ऐसा फ़ील किया कि कश्मीर अब सेफ़ है, अब कश्मीर जाना चाहिए. जैसे हम बोलेंगे 70% टूरिस्ट आर्टिकल से पहले आते थे, तो 100% आर्टिकल के बाद आ गए. तो उन्होंने सेफ़ फील किया, वो विज़िट करने आए. यहाँ पे लोगों का रोज़गार बढ़ गया. यहाँ पे आर्टिकल की वजह से आप नितिन गडकरी को ले सकते हैं, इतने अच्छे हाईवेज़ बनाए हैं. जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे देखिए, 12 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे 4 घंटे में वो क्रॉस हो जाता है. लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है, जो ये पहलगाम में ये हादसा हुआ, जो जिन लोगों ने भी ये किया पहलगाम में, हमारे दिल रो रहे हैं. हम पूरी कश्मीरियत रो रही है अभी उस चीज़ को लेके कि ऐसा होना नहीं चाहिए. ये बात हिंदू, मुस्लिम या सिख की नहीं है. मैं बोलूँगा मैं मुस्लिम हूँ या कोई और बोलेगा वो हिंदू है, नहीं. ये बात एक इंसानियत की है. ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत को मारा गया है. ये लोग, हमें ये नहीं पता ये एक्चुअली में चाहते क्या है. यहाँ पे इस चीज़ से टूरिज्म, मैं आता हूँ कि यहाँ पे सब लोग अभी काम कर रहे हैं, जहाँ लोग देखते हैं कि उनके हाथ में काम है. कोई कार चलाता है, कोई घोड़े लेकर लोगों को साथ में जाता है, कोई राफ्टिंग करता है. हर किसी के हाथ में ये टूरिज्म बनने के बाद काम आया. लेकिन ये आफ्टर ये अटैक के बाद यहाँ के लोगों के हाथ का काम तो जाएगा. तो ये क्या करने की मंशा है इन लोगों की? इनका मतलब ऐसा रहा है सीन कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों से, कश्मीर के लोगों से उनका रोज़गार छीने.
हम कश्मीर जैसे घोड़े वाले हैं, यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स है, यहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर्स है, इस चीज़ से कश्मीर आर्ट्स वाले भी इससे जुड़े हैं, होटलियर्स भी इससे जुड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई मतलब टूरिज़्म के साथ जुड़ा है। ये लोग इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोग यहाँ के लोगों का रोज़गार ख़त्म करना चाहते हैं, मगर मुझे इस चीज़ का पूरा विश्वास है, मुझे पूरे इंडिया पे इतना भरोसा है, वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे के कश्मीर विज़िट करेंगे, वो ये चीज़ दिखाएंगे कि इंडियन किसी से डरने वाला है नहीं, एक हिंदुस्तानी किसी से डरने वाला है नहीं, एक सनातनी किसी से डरने वाला है नहीं, एक मुसलमान किसी से डरने वाला है नहीं, एक इंडिया का इंसान किसी से डरने वाला है नहीं। वो इनके मुंह पे एक थप्पड़ मार के कश्मीर फिर से विज़िट करेंगे, वो कश्मीर आएंगे, वो कश्मीर में रहेंगे, तब इनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा कि ये हमने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि यहाँ के लोगों का हाथ से काम छीनकर खाली दिमाग शैतान का घर बनाना चाहते थे ये लोग? हाँ, ये लोग तो चाहते ही है, ये लोग तो चाहते ही है लोगों के हाथ से उनका रोजगार छीनना। ये लोग तो चाहते ही है। ये आप देखिए, इसका मतलब क्या है, वो तो आए थे, जो ये 28 किलिंग्स हुई थी, जितने भी इंजर्ड है वो आए थे घूमने के लिए, अपने पैसे लगा के आए थे। कोई तो मतलब वो यहाँ पे कोई फ्री में नहीं आया था, उनकी वजह से 10 लोगों को रोजगार मिल रहा था, हमें रोजगार मिल रहा था, ट्रैवल एजेंट्स को रोजगार मिल रहा था, ट्रांसपोर्ट वालों को, मतलब बहुत से तबके हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि हम इनसे इनका रोजगार छीने या इनके दिमाग में कोई शैतानी बातें डाले जो ये किसी और चीज़ की तरफ जाए। लेकिन कश्मीरी इतना पागल नहीं है, कश्मीरी को हर बात समझ आती है। कश्मीर टूरिस्ट, जो बाहर का टूरिस्ट है, वो कश्मीरी की जान है। टूरिस्ट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमें अगर टूरिस्ट के मतलब ऐसे कहीं हादसे में, अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा हो, हमें अगर उन जगह टूरिस्ट के बदले अपने सर रगड़ने पड़े, हमें अपने सीनों पे गोली खाने पड़े, कश्मीरी इस चीज़ में पीछे नहीं हटेगा, कश्मीरी अपने सीने पे गोली खाएगा। तर आपल्याला लक्षात आलं असेल की खाली दिमाग शैतानचं घर असतं आणि इथल्या लोकांच्या हातातला रोजगार छिनून त्यांच्या हातामध्ये पुन्हा एकदा दगड द्यायचे काम करायचे आहेत का, पत्थरबाजी पुन्हा करायची आहे का, असा काही मानस या लोकांचा आहे का? मात्र या ठिकाणी ज्या पद्धतीने अब्राम भाईंनी सांगितलेलं आहे की या लोकांना समजतं काय चांगलं आहे आणि काय योग्य आहे, कारण इथे लोक कोणी हिंदू मुस्लिम नाहीये, तर सगळे लोक काश्मीरी येत आहे. त्यामुळेच आपण अनेक व्हिडिओ पाहिले असेल, त्याच्यामध्ये एकमेकांना मदत करताना इथले लोक जे आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात. हा नवीन उद्देश जो आहे तो आपल्या समोर येतोय की कशा पद्धतीने दहशतवाद्यांना हे सगळं घडून आणायचं आहे. मात्र यामध्ये आता सगळ्यांनी या दहशतवाद्यांना उत्तर देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांसोबतच आपले जे महाराष्ट्रातील पर्यटक आहे, त्याचबरोबर इतर राज्यातील जे पर्यटक आहेत, इथं जर रोजगार निर्माण झाला तर काश्मीर जो आहे सुख शांततेने नांदेल, ही देखील बाब समजून घेणं गरजेचं आहे. आपण सध्या आदिलजीच्या घरी आहोत. आदिल, ज्याने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अनेक पर्यटकांचा जीव वाचवला. आदिलजींचे वडील आपल्या सोबत आहेत, सय्यदजी, त्यांच्याशी आपण बातचीत करूया. सर, आदिलजी जी है पहले से बचपन से यही काम करते थे या अभी ये काम करना शुरू कर दिया? जी, हमारा तो काम ही यही था, बचपन से मैं भी ये काम करता था। लेकिन पहले तो टूरिस्ट नहीं होता था, हम उधर गुफा पे यात्रा में जाते थे। फिर बाद में जब टूरिस्ट लग गया तो आदिल वहाँ पे ये काम करने के लिए भी जा रहा था। क्या जब काम करते हैं तो एक दिन का कितना पैसा मिलता है? काम करने का, वहाँ तो घोड़े जो होते थे वो वहीं के होते थे। यहाँ हमको खुद अपने घोड़ों के रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं मिलती थी, तो वहाँ उनको मजदूरी एक चक्कर के, एक फेरे के 300 या 2 के 600 मिल जाते थे। ऐसे में गुजारा कर लेते थे। जब हादसा हुआ तब आप कहाँ थे, आपको कैसे पता चला? जब हादसा हुआ तो मैं घर पे था, और जब वहाँ पे ऐसे हालात बिगड़ गए और गोलियां चल गई, तो हमने सुना कि वहाँ पे हालात बिगड़ गए, तो फिर घर में 2 बजे हमें ये पता चला कि वहाँ हादसा हो गया।
में अपना बेटा आदिल भी है जिसको गोली लगी है, ये सब कैसे पता चला आपको? जी, जब बाद में सुनने में आया, बाद में जब हमने सुना कि क्या हुआ है, गोलियां चली हैं, आदिल ने क्या किया है, तो इसी सुनने के मुताबिक मैंने भी बोला। लेकिन क्या हुआ था, क्यों आदिल की बाकी लोगों को नहीं मारा लेकिन आदिल जी को क्यों गोलियां मारी उन लोगों ने? आदिल को इसलिए उन्होंने गोलियां मारी कि आदिल का ग्रुप जो घोड़ों का था, जब इस पर फायर हुए, गोलियां चली, तो आदिल के इस ग्रुप में से एक आदमी वहां गोली लग के गिर पड़ा, मर गया। तो फिर उसकी बेटी ने अपने आप उस पे ऊपर उसके ऊपर गिर पड़ी बचाने के लिए। तो फिर आदिल ने उसको उठा के उसकी जान के को बचाने की कोशिश की, उससे कहा कि आप भाग जाओ, और उन लोगों से कहा कि आप इन बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हो, इनका क्या कसूर है, इनकी कौन सी गलती है जिस वजह से आप इनको मारते हो। इसी में उनका हमला आदिल से हुआ, आदिल ने उन पे हमला किया। तो और उनको बचाने के लिए उनसे कोशिश की बंदूक छीनने की या उनको बचाने की। तो ये वाक़ा हुआ। गोलियां लगी थी आदिल जी को? आदिल को 4 गोलियां लगी थी। एक यहाँ गले में यहाँ से लगी थी, यहाँ से निकली थी, एक इस चेस्ट में लगी थी, एक थोड़ी इधर लगी थी, और दूसरी बाजू में लगी थी जिसमें हड्डी थी तो गोश्त नहीं था। क्यों किया होगा इन लोगों ने? आपको क्यों लगता है कैसे इस जहाँ पे आप सब अमन से चमन से रहते हो, क्यों किया होगा? वो तो क्या बोलूं मैं, इन्होंने वहाँ पे मजदूर थे, सबकी रोजी रोटी चलती थी, इस बहाने से किया, किस वजह से किया वो उन्हीं को पता होगा कि किस वजह से इन्होंने किया। रोजी रोटी छीनना चाहते हैं यहाँ के लोगों को फिर से बेरोजगार बनाना चाहते हैं। जी, यहाँ पे तो बहुत टूरिस्ट चल रहा था, जिसकी वजह से हम यहाँ के, मैं खुद नहीं, मेरा बेटा नहीं, लेकिन यहाँ के आसपास के सारे लोग जो हैं वो पहलगाम की मजदूरी पे अपना गुजारा कर लेते हैं। पहले जो यहाँ पे लोगों के हाथ में काम नहीं था, ये खाली दिमाग लोगों को भड़काने का काम करते थे। हम जो बोलते खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अभी लोगों के हाथ में काम आया था, कोई कार चलाता है, कोई घोड़ा चलाता है। अभी इन लोगों की दहशतगर्दी की सुनने के लिए कोई नहीं है। तो आपकी बात में अब समझ गया, ये सही है कि जो आदमी किसी काम में मसरूफ हो जाए तो उसके दिमाग में और कोई गलत सवाल नहीं उठता है। लेकिन ये जो लोग यहाँ के इस काम में मसरूफ थे, इससे तो यहाँ का डिसिप्लिन भी ठीक था। क्या जब ये काम बिगड़ जाएगा तो हर के दिमाग में कोई ना कोई ख्याल उठेगा। इसलिए ये किया गया, हाथ का काम छीना गया, ऐसा लगता है, करने की कोशिश की गई। वो मैं नहीं बता सकूंगा इसलिए किया, किस लिए किया, वो क्या, मगर ये मैं बता सकता हूँ कि मजदूर जो थे वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, इनकी रोजी रोटी चल रही थी। क्या पता ये भी सवाल हो सकता है। एक सवाल ये है कि पूरे देश में बताया गया है कि ये हिंदू मुस्लिम करके पूछा गया और मारा गया। आदिल तो मुस्लिम था, उसने कश्मीरियत के लिए जान दे दी। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल आता है क्या? आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी, कोई कलमा पूछे या ना पूछे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत जो है, इंसानियत से लेना देना है। चाहे आदिल ने ये नहीं समझा कि ये हिंदू है या सिख है, उसने खुद इंसानियत को समझकर अपनी जान दे दी। लोगों को इंसानियत समझने की जरूरत है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपको लगता है?
जी मैं तो ये पूरा कहता हूँ कि लोग देखें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो आदिल के इस वाक़ा को देखकर समझें कि इंसानियत क्या चीज़ है और क्या नाम है। इंसानियत से कौन सा नाम पाया जाता है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस बात को ख्याल करके गौर करके देखें तो और अपना आप हम सब इकट्ठे बनाएं, एक जाति करें, जिसकी वजह से हम पूरे कामयाब रहें। आदिल जी को यहाँ पे जब ये उन्होंने लोगों की जान बचाई तो एकनाथ शिंदे जी ने आपको घर के लिए पैसे देने का वादा किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी वो तो कल उसके बंदे यहाँ पे आए थे, फिर उसने हमसे कॉल भी की और कॉल पे बात भी की और बात करके सब कुछ हमारा पूछा भी। और जो यहाँ पे मीडिया चल रहा था उसने देखा भी, हमारे घर की हालत को भी देखा, मेरे बच्चों को भी देखा। देखकर फिर उसने अपनी थोड़ी जो कुछ उसके मन में आया उसने वो किया, तो वो मेरे लिए उसको ठीक है, लेकिन मैं उसका पूरा धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल इससे जुड़ा है, आखिरी सवाल। आदिल जी ने लोगों की जान बचाई, उनके लिए घर बनने जा रहा है, उनके पिताजी के लिए। जिन्होंने इन दहशतगर्दों की मदद की, उनके घर टूटे जा रहे हैं। ये तो कर्म का खेल है। तो जो नौजवान है उनको क्या कहेंगे आप, किस राह पे जाना चाहिए? जी नौजवान को मैं ये कहूँगा कि आप इंसानियत पे जाओ। इंसानियत पे क्यों जाओ कि किसी का कत्ल करना ये इंसानियत नहीं है। चाहे कोई भी हो, उसका कत्ल करना ये इंसानियत नहीं है। चलो आपका भी धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आप वहाँ से यहाँ आए, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तर हे होते आदिलचे वडील। त्यांनी आपल्याशी बोलताना इन्सानियतचा पाठ जो आहे, माणुसकीचा धडा इथल्या प्रत्येकाने घेणं गरजेचं आहे असं सांगितलेलं आहे. आपण हिंदू, मुस्लिम, शीख, साई काही असो, त्याच्या अगोदर माणूस आहे हे आदिलने ओळखलं. खरं तर आदिलला जे संस्कार दिले यांनी दिले आणि त्या संस्काराचा हा परिणाम आहे. त्यांनी स्वतःचा जीवाची पर्वा न करता लोकांचे जीव वाचवले. देशाला अशा अनेक आदिलची गरज आहे. जेव्हा असे हल्ले होतील तेव्हा आदिलच आपल्या कामाला येतील. सध्या मी उभा आहे आदिलच्या घराच्या बाहेर. आदिल ज्याने स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता पर्यटकांचा जीव वाचवला. आता आदिलला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः घर बांधून देणार आहात. तुम्ही पाहू शकतात माझ्या बाजूला हे आदिलचं घर आहे. अत्यंत वाईट स्थितीत हे घर आहे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदिलला घर बांधून देण्याचं सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर 5 लाख रुपये कॅश रक्कमही त्याच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली आहे. मात्र एकीकडे आदिलला त्याने काम चांगलं केलं, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता लोकांना वाचवलं म्हणून त्याला घर मिळालं. मात्र दुसरीकडे ज्या दहशतवाद्यांना मदत केली, ज्या आरोपींनी मदत केली, ज्या दहशतवाद्यांच्या संपर्कात राहिले, त्या सर्वांची घरं आता सरकार पाडताना पाहायला मिळतंय. पहलगाम हल्ल्यात सहभाग असल्याच्या संशयावरून आतापर्यंत अनेकांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं. मात्र ज्यांचे थेट संपर्क आलेले आहेत अशा शोपिया, कुलगाम, पुलवामा जिल्ह्यामधील काही भागामधील लोकांची ज्यांनी दहशतवाद्यांशी संपर्क केलाय त्यांची घरं पाडण्यात आली आहेत. एक त्यामध्ये शाहिद अहमद आहे, त्याचं घर शोपियामध्ये होतं ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या दहशतवाद्याचं नाव जुहूर अहमद, उन असाल उल हक, एहसान अहमद शेख, हारिस अहमद यांच्या घरावर देखील कारवाई सरकारने केलेली आहे. आता प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, कर्माचा आहे. ज्याने आपल्या कर्माने स्वतःच्या हाताने लोकांचा जीव वाचवला त्याच्या घरच्यांसाठी आता सरकार मदतीसाठी धावतंय, एकनाथ शिंदे मदतीसाठी धावतायत. मात्र ज्यांनी आपल्या कुकर्माने
आपल्या घरच्यांना देखील अडचणीत आणलं, त्यांची घरं देखील उद्ध्वस्ती होतात. कर्माची फळं कर्माने मिळतातच, जे म्हणतात ते आता होताना पाहायला मिळतंय. जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर 2 मतप्रवाह आपल्याला समोर येताना पाहायला मिळाले. एक मतप्रवाह होता स्थानिक लोकांनी या हल्लेखोरांना, या दहशतवाद्यांना मदत केली, त्यामुळे सगळे जम्मू काश्मीरचे लोक दोषी आहेत का असा प्रश्न अनेक लोक उपस्थित करत होते. मात्र यामधूनच एक काश्मीरियत नावाची संकल्पना समोर आली, एक मानसिकता समोर आली, एक इन्सानियत समोर आली. आपल्या देशातून, विविध राज्यातून जे लोक इथे या ठिकाणी आले होते, हल्ला झाल्यानंतर या लोकांना मदत करण्यासाठी या लोकांनी हात दिला. आपल्या लोकांना आम्ही तुमच्या समोर छातीचा कोट करून उभा आहोत असं सांगितलं. या सगळ्या लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर आपल्याला जाणीव होती ती काश्मीरियतची. जाणून घेऊया या काश्मीरियत संदर्भात. आमच्या ऑपोजिट साईडला एक टेंट होता जिकडे काही लोक लपली होती. तर त्यांच्यातल्या काही लोकांवर फायरिंग झालं. जे फायरिंग करत होते त्यातला जो कोण तो व्यक्ती होता तर मग तो आमच्या इथे आला. मग त्याने माझ्या वडिलांना उठवलं. त्यांच्यावर पण फायरिंग झालं. म्हणजे तो रागानेच पुरुषांना पकडून मारत होता. माझे जे सोबत जे काका होते गणबोटे, कौस्तुभ गणबोटे, त्यांच्यावर पण फायरिंग झालं. त्यांना पण पकडून गोळी मारण्यात आली. माझ्या वडिलांवर 3 बुलेट्स फायर झाला. एक डोक्यात झाली, एक त्यांच्या खांद्याच्या पार्टला म्हणजे छातीजवळ झाली आणि एक कानापासून टच होऊन गेली होती, पण ती लागलीच होती, म्हणजे डीप कट होता तो. त्याच्यामुळे माझे वडील तिथेच पडले. आणि जे आमच्यासोबत होते कौस्तुभ गणबोटे, ते काका माझे, तर त्यांना पण बॅकफायर झाली, म्हणजे मागून गोळी घातली, कारण ते उलटे झोपले होते. तर त्यांचा डोळा फोडला गेला, त्याच्यामध्ये फुटला म्हणजे. आणि त्यांना अजून बॅकला म्हणजे पाठीवर वगैरे पण त्यांच्यावर फायरिंग झाली. आमच्या शेजारी जे फॅमिलीज होतात त्यातले पण 2 पुरुष आहेत, त्यांच्यावर पण फायरिंग झाली. असे बरेचसे फॅमिलीजमधले मेन पुरुष लोक होते ज्यांच्यावर फायरिंग झाली आणि ते गेले. सो तिकडनं आम्हाला पळून यावं लागलं, कारण आम्हाला हेल्प हवी होती. तर आम्हाला हेल्प मागण्यासाठी खाली जाणं गरजेचं होतं. सो आम्ही अराऊंड 30 मिनिट्स उतरायला आम्हाला लागले. तिथे एक लोकल जो घोडेवाला होता, तो माणूस खूप चांगला होता. त्याने आम्हाला हेल्प केली. म्हणजे तो थांबला, तो पळून नाही गेला. तो म्हणला की आप हमारी सवारी हो, तो मेरा काम है आपको इधर से नीचे लेके जाना. तो आम्हाला व्यवस्थित त्यांनी खाली पोहोचवलं. तिथल्या लोकल लोक जेवढी पण तिथे ते घुडसवारीवाले, तिथे जे टुरिस्ट पॅक्स म्हणजे त्या राईडसाठी जी पॅकेजेस असतात ते देणारी लोक होती, त्यांनी पण आम्हाला हेल्प केली. मला चक्कर आली होती तर त्यांनी मला उचलून गाडीतनं हॉस्पिटलाइज करायचं ट्राय केलं. हे अशी खूप सारी हेल्प तिथे मिळाली. एक रेलिंग होतं, त्या रेलिंगवरनं आम्ही उडी मारून जमतेम बाहेर आलो 2 जण. तेव्हा सुद्धा आम्हाला एक आमचं घोडेस्वारानेच मदत केलेली होती तिथल्या लोकल. तिथनं खाली आल्यावर एक थोडीशी चढाई उतरून आलो. त्याच्यानंतर आम्हाला एक घोडेस्वार मिळाला जो ज्याने आम्हाला वर आणलेलं होतं आणि मग त्याने आम्हाला खालीपर्यंत आणून पोहोचवलं. पे आके हम लोग सेफ्टी फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ आने के बाद. और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बहुत स्ट्रिक्ट है और लोकल लोगों का भी बहुत सपोर्ट है. यहाँ स्थानिकचे लोक आहेत श्रीनगरचे, जम्मूचे, हे सुद्धा एवढे प्रेमळ. यांना भाईचारा पाहिजे, यांना हिंदू मुस्लिम एकता पाहिजे. ही लोक सुद्धा ताकदीनं आपल्या पर्यटकांसाठी रस्त्यावर उतरलेली आहेत. अनेक वेळा ते म्हणतात आम्ही तुमच्यासाठी जीव देऊ, पण पर्यटकांवर आमचं पोट आहे, आम्ही तुम्हाला सुखरूप पाठवू. अशा परिस्थितीमध्ये एकमेकांना साथ देऊ आणि ह्या ज्या दृष्ट प्रवृत्ती आपल्या देशावर पडतात त्याच्या विरोधामध्ये आपण सगळेजण सगळा जात धर्म बाजूला ठेवून एकजुटीने लढू. माझ्या आईला लेफ्ट साईडने पॅरालिसिस आहे, तर तिला पहिले मी आणि माझ्या भावाने उचलून वगैरे थोडा वेळ आणलं खाली. मग ती स्वतः थोडा वेळ चालली आणि जो आमचा घोडावाला होता ज्याने आम्हाला वरती आणलं तो मग तिकडे पोचला नशिबाने. आणि त्यांनी मग आईला पाठीवरती उचलून खाली नेलं आणि मग पुढे काही अंतरावरती घोडे होते, तर मग आईला आम्ही घोड्यावरती बसून पाठवलं आणि मी आणि माझा भाऊ पूर्ण 4 तास आम्ही पूर्ण चालत आलो खाली. पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे. कि हमने जो वहाँ पे देखा है हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है. और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं. तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है. यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है और बहुत सारे जो भी लोग है, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे. किसी जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है. सर, हम तो शांति चाहते हैं,
हम तो देखिए, हाँ, ये मुसीबत हम राइट फ्रॉम 89 देखते आए हैं। कहीं पुलवामा, कहीं ये छठी सिंहपोरा, कहीं वंधामा, ऐसे ही हजारों वाक़ात हमने देखे, मगर जो ये देखा ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि इसमें वो बच्चे हैं, वो बच्ची है जिसे 6 दिन पहले मुझे वो याद करके मुझे रोना आता है। मुझे मेरे से खाया नहीं जाता है, अल्लाह गवाह है। ये इसलिए नहीं कि रोटी रोजी का रोजी देने वाला अल्लाह है। ये देखो इंसानियत का इंसान है, ये इंसान नहीं है। ये देखिए, मुझे लगता है इल्ज़ाम देते हैं ये लोग मुसलमानों पर। ये कहाँ मुसलमान है जो इंसान का खून बहे? हमारा रहनुमा कहता है कि जो एक इंसान का नाहक इंसान का कत्ल करे उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया है। ये तो तमाम इंसानियत, ये इन लोगों ने ये तो हमारा कत्ल किया है। देखिए, जो मर गए वो मर गए, मगर हम जिंदा हैं, मगर हमसे खाया नहीं जाता है, हम खून के आंसू रोते हैं। इन लोगों ने हमको भी मारा है, उन्हीं को नहीं मारा, हमें भी मारा है। हमें बहुत तकलीफ है, चाहे आप इसमें दिखावा समझे। मुझे लगता है चंद लोग इसे दिखावा समझते हैं, नहीं, ये दिखावा नहीं है, ये दिल का दर्द है, खुदा की कसम। नहीं, वहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे जो हमला हुआ, वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद को खुदा का घर माना जाता है। वहाँ पे इस दहशतगर्दों ने ऐसा बोला जाता है कि धर्म पूछ के लोगों को मारा। देखिए, मैंने भी ये सुना उन्होंने धर्म पूछ के मारा। ये भी हो सकता है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए उसने धर्म के बारे में कलमा पूछा, ये भी मैंने सुना। उन्होंने कलमा पूछा है, ये मुमकिन है ये टेररिस्ट है, गद्दे है, इसलिए कि ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। इनको बोलो कलमा याद है, कलमा पढ़ो, इसलिए कि ताकि हिंदू मुस्लिम में फसाद हो जाए। नहीं, इस्लाम जो है भाईचारा का धर्म है। इस्लाम हमें कहता है कि एक दूसरे का तुम हमदर्द बनो। ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है। खुदा कहता है कि तुमको पैदा मैंने किया है एक दूसरे के दुख सुख के लिए। मैं उन लोगों को कहता हूँ तुम्हारे लिए लानत हो जो इस पर सियासत करते हैं। ये तो दर्द है, ये दर्द है, ये हमें तकलीफ है। ये मुझे नहीं, मुझे एक कोई कहता है कि मेरे अल्फाज नहीं है कि मैं कहता कि मेरे पर क्या गुजरती है। वाकई वो सच कहता है। मैं कहता हूँ अगर आप मेरा सीना फाड़ के देखेंगे, आप देखेंगे उस बच्ची के वो हालात जब वो अपनी पति के सराहने बैठकर रोती है, उसे देखा नहीं सकता। काश्मीर येथील पहलगाम येथे झालेला हल्ला हा 26/11 हल्ल्या इतकाच गंभीर आणि क्रूर आहे। या हल्ल्याचे परिणाम दीर्घकालीन राहणार असून या हल्ल्याला कसं प्रत्युत्तर द्यायचे याचं यथावकाश केंद्र सरकार आणि आपले आर्म फोर्स निर्णय घेतीलच, परंतु तो तिथपर्यंतच मर्यादित राहणार नसून भारतीयांची देखील राष्ट्रीय जबाबदारी या दहशतवादी विरोधी लढ्यात महत्त्वाची ठरणार आहे आणि पहलगाम येथील हल्ला हा राष्ट्रीय कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आहे। काश्मीरमधील जो सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे तो पर्यटन। आजपर्यंत पर्यटकांवर हल्ला झाल्याचे अपवादात्मक परिस्थितीत दिसत असून यावेळी जाणून बुजून पर्यटकांना टार्गेट करण्यात येणं दहशतवाद्यांकडून हे अतिशय नियोजनपूर्वक असून त्याचा आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे। यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि भारतीय या सर्वांनी एकत्र येऊन आगामी काळात काश्मीरच्या पर्यटन धोरणाबद्दल एक पंचवार्षिक धोरण आखण्याची गरज आहे। अपुऱ्या पर्यटकाअभावी काश्मीरमध्ये निर्माण होणारा बेरोजगार हा दहशतवाद्यांसाठी सुपीक जमीन ठरणार असून आपली ॲज अ भारतीय नागरिक म्हणून जास्तीत जास्त प्रमाणात काश्मीर पर्यटकाला चालना देणे हेच दहशतवादाला आणि या हल्ल्याला अतिशय मोठं प्रत्युत्तर आहे असं प्रत्युत्तर आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे। पहलगाम हल्ल्यानंतर लोकांशी आम्ही संवाद साधला। संवादातून आम्हाला काही बाबी समजल्या। एकतर काही ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणा असो किंवा स्थानिक लोकांकडनं देखील चुका झालेल्या आहेत, त्या सुधारता येतीलही। मात्र जे दहशतवाद्यांना हवं आहे ते नक्की काय आहे तेही आम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला। कलम 370 हटल्यानंतर पूर्ण देशाला आपलं जम्मू काश्मीर आणखीन हवंहवंसं वाटू लागलं। सौंदर्याने नटलेल्या या पृथ्वीवरच्या स्वर्गाला पाहण्यासाठी देशभरातून लोक येऊ लागले।
मात्र हीच बाब दहशतवाद्यांना खटकली। ती बाब म्हणजे दहशतवाद्यांना एरवी या ठिकाणच्या तरुण पोरांच्या हातात दगड द्यायचे होते, मात्र या ठिकाणी भारत सरकारने कलम 370 हटवल्यानंतर त्यांच्या हातात काम आलं। कोणी कार चालक बनला, कोणी घोडेस्वारी करू लागला, कोणी पर्यटकांचा गाईड झाला, तर कोणी हॉटेलमध्ये काम करू लागला। अनेक जॉब जे आहेत, अनेक रोजगार या ठिकाणी उपलब्ध झाले। आता हे रोजगार जास्त हातात असल्यामुळं ते हातातले रोजगार दहशतवाद्यांना या तरुणांच्या हातातून घ्यायचे आहेत, म्हणून या ठिकाणी पर्यटकावरती हल्ला करण्यात आला। आता जर आपल्या सोबत काश्मीरचे लोक रस्त्यावरती उतरत असतील, आम्ही भारतीय आहोत म्हणून सांगत असतील आणि दहशतवाद्यांचे मनसुबे आपल्याला जर त्यांच्या मनानुसार होऊ द्यायचे नसतील, तर काश्मीरला या, पहलगामला भेट द्या। इथे छातीचे कोट करून काश्मीरचे लोक याच्यासह आपल्या देशाचे, भारताचे जवान या ठिकाणी आपलं रक्षण करण्यासाठी तयार आहेत। त्यामुळं निश्चितपणे हे पृथ्वीवरचं स्वर्ग नक्की पाहायला या। आजच्या या इंडिया नामा कार्यक्रमामध्ये आपण इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा पुढारी न्यूज।